स्टेज तक लाने का कष्ट करें और आज एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जितना भी वहां पर खड़े हुए हैं कृपया बैठ जाएं। हमारे भैया बहुत दूर से चल के आए हैं, उनके बातों को हमको सुनना है, उनके बातों को हमको जानना है, समझना है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग जहां पर हैं वहीं पर बैठ जाएं, कोई हल्ला नहीं करेंगे, कहीं पर कोई बातें नहीं करेंगे। हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य प्रवक्ता परम सम्माननीय सतीश पैदान जी, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। सभी के मोबाइल का कैमरा ऑन होनी चाहिए। एक एक चीज सबके सभी वक्ताओं के बात को कैद हो जाए। मैं निवेदन चाहूंगा जिसके पास मोबाइल है सभी का मोबाइल कैमरा ऑन हो जाए। धन्यवाद। जय सेवा। भाइयों, आप लोगों से मैं माफी चाहूंगा कि मैं आपके बीच में से थोड़ा जल्दी जाऊंगा, लेकिन जिस अंदाज में आप लोगों ने ये प्रोग्राम को आयोजित किया और जो सम्मान आप लोगों ने हम लोगों को दिया, मैं उसके लिए आपको नतमस्तक होके धन्यवाद करता हूं कि भाई आप लोगों ने इतनी इज्जत दे दी हमको। मैं कोई नेता नहीं हूं, मुझे राकेश पलावी और यहाँ के तमाम साथियों ने बताया। अचानक मेरे जीजा जनक दुर्ग साहब जो विधायक भी है, वो मुझे बताया कि मैं भी वहीं जा रहा हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक बार इस कार्यक्रम में अटेंड करूं। ये कार्यक्रम पूरे देश में बनाया जा रहा है और पूरे देश में इस कार्यक्रम पर बहुत बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया आ रही है, अलग अलग प्रेस में प्रतिक्रिया आ रही है। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, कोई ताली नहीं बजाएगा। बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं आप लोग, क्योंकि आपका संबंध बस्तर से है, जहां पे हर एक हफ्ते के बाद में लाशें गोलियों से आपको मरते हुए आदमी दिखता, पुलिस वाला भी मरते हुए दिखता है, कभी कभी नक्सलवादी, वो आदिवासी होते हैं, कुछ गैर आदिवासी भाई भी नक्सली मूवमेंट में है। सवाल यह है कि ये देश आदिवासियों का है या नहीं। सवाल यह है कि अगर इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी है तो वो खुल के आदिवासियों को आदिवासी क्यों नहीं बोल रही है? तालियां कोई नहीं बजाएगा। मैं तालियां सुनने वाला आदमी नहीं हूं। तालियां कौन बजाते हैं? कोई ताली नहीं बजाएगा। राष्ट्रपति से कोई बड़ा पद नहीं हो सकता। इस देश की पहले नागरिक होती है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति आदिवासी होने के बावजूद आदिवासी दिन की बात नहीं करती है। इससे ज्यादा अफसोस की बात कुछ नहीं हो सकती। आरएसएस का बंधक है वो। कलेक्टर साहब, जनक दुर्ग साहब, इससे बड़ा कौन सा पद लाओगे आप कि इस देश के राष्ट्रपति आदिवासी है और आदिवासियों के बारे में बात नहीं कर रही है? इससे ज्यादा शोकांतिका, इससे ज्यादा दुखदायी बात अपने लिए क्या हो सकती है कि वो राष्ट्रपति है और खुद को आदिवासी बोलने से डर रही है। इसका मतलब साफ है कि उसके ऊपर दबाव है कि आदिवासियों को आदिवासी मत बोलो। साथियों, इस देश में हिंदू होना छोटी बात है, इस देश में मुसलमान होना छोटी बात है, इस देश में क्रिश्चियन होना छोटी बात है, इस देश में जैन होना छोटी बात है। बड़ी बात है आदिवासी होना। जैसे आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो, आप इस देश के मालिक बन जाते हो, क्योंकि आप इस देश के सबसे
या पत्रकार भाई लोग हैं, मैं एंथ्रोपोलॉजिकली ट्रूथ बोलता हूं, जिसको मानव शास्त्रीय विज्ञान बोलते हैं आप लोग। इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है। भगवान पैदा नहीं हुआ तब से आदिवासी इस देश में रहता है। ये मैं नहीं बोलता हूं, साइंस बोलता है। क्या बात है, आप आदिवासियों को वनवासी क्यों बोल रहे हैं? किस बात का डर है कि उसको उसकी असली पहचान से आप दूर करना चाहते हो? पूरा आदिवासी बेल्ट चल रहा है साथियों, गुजरात के डांग जिले से लेकर महाराष्ट्र के गढ़चिरोली तक, छत्तीसगढ़ के बस्तर तक, और बस्तर से इधर झारखंड, उड़ीसा, असम, नागालैंड, मणिपुर, इस देश की 50% से ज्यादा अर्धसैनिक बल आदिवासी क्षेत्रों में है। कभी आपने सोचा कि जो घास की झोपड़ी में रह रहा है, जिसके बदन पे कपड़े नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, एक मशीन गन लेकर, AK-47 लेकर सैनिक उसके झोपड़ी के पास क्या कर रहा है? क्या करना चाहता है? आदिवासी क्षेत्रों में अब पुलिस स्टेशन बन रहे हैं, मिलिट्री के केंद्र बन रहे हैं, लेकिन लाइब्रेरी नहीं बनी, दवाखाने नहीं बने, एक अच्छा स्कूल नहीं बना। इसके पहले कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री थे, अब बीजेपी के मुख्यमंत्री है। मैं आदिवासी समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं, जैसे नागपुर में दीक्षा भूमि है, इस प्रदेश में हर समाज के लिए सामाजिक भूमि है। मेरे को 50 एकड़ जमीन आदिवासियों के लिए कौन सी जगह पर है ये बता दीजिए। खड़े हो जाइए और बताइए। अरे तुम मालिक हो, तुम राजा थे यहां के, तुम्हारे लिए कब्रिस्तान नहीं है, मरने के लिए जगह की बात तो बहुत दूर है, तुमको गाड़ने के लिए, मरने के लिए भी, यानी तुमको गाड़ने के लिए भी कब्रिस्तान तुम्हारा नहीं है। किसी ने पूछा आदिवासियों का कब्रिस्तान कहां है, क्या बताओगे? क्या समझाओगे अपने बच्चों को? अपने बच्चों को क्या बताओ? ये देश में 9 अगस्त की बात को इसलिए दबाया जा रहा है साथियों कि भारत सरकार ये बोल रही है संयुक्त राष्ट्र संघ में कि भारत में आदिवासी नहीं है। भारत में आदिवासी नहीं है। इसका दूसरा मतलब यह होता है कि आदिवासी भारत का नागरिक नहीं है। ये केवल आपकी पहचान को खत्म नहीं कर रहे, ये आपके अस्तित्व को खत्म करने की बात कर रहे हैं। देयर इज नो इंडिजिनस पीपल इन इंडिया। इसका दूसरा मतलब होता है इंडिजिनियस पीपल्स आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये भारत के नागरिक नहीं है। अरे इस देश की जय जमीन जंगल का ओरिजिनल ओनर कोई है तो आदिवासी है। ये हम नहीं बोल रहे। आजादी के पहले के डॉक्यूमेंट देखो, जंगल किसका था। आजादी के थोड़े और पहले के डॉक्यूमेंट देखो, जमीन किसकी थी। ये आजाद देश आज भी इस देश की 50 से 60% जमीन आदिवासियों की है। लेकिन क्या हाल हो रहा है? पूरे आदिवासी जमीनों पर उत्खनन की बात कर रहे हैं, माइनिंग की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों को ला रहे हैं, अंबानी अदानी को ला रहे हैं। अबे आदिवासियों के पुरखों ने जो हजारों साल से लड़कर उस जमीन को बचाया, अदानी अंबानी के लिए बचाया क्या? अगर देश के गरीब आदमी को उसका फायदा होता है तो सही है, लेकिन यहां तो पूंजीपतियों के लिए चौकीदारी कर रही है सरकार। एक गरीब आदमी पुलिस स्टेशन में जाता है तो उसकी FIR नहीं दर्ज होती है, लेकिन
कोई पूंजीपति आदमी आदिवासी क्षेत्र में जाता है तो उसके साथ मिलिट्री लगाई जाती है। आदिवासी आदमी से पुलिस बराबर बात ना करे तो उसका मतलब यह होता है कि उसकी लोकतांत्रिक आवाज दब रही है, उसके एफआईआर नहीं लिखे जाते। अरे जंगल आदिवासियों ने लगाया है और एक ही दिन में हजारों झाड़, लाखों झाड़ तोड़े जा रहे हैं। तुम्हारे बाप ने लगाया था कहीं? ये पर्यावरण बचा है करके आज सब समाज के लोग बचे हैं, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी समाज का भाई हो। ये पर्यावरण सही है तो सब सही है। हवाई नहीं मिलेगी तो जिएगा कैसे? पानी नहीं रहेगा तो जिएगा कैसे? जमीन नहीं रहेगी तो जिएगा कैसे? साथियों, एक अलग टाइप का संघर्ष आदिवासियों के बीच में खड़ा होने जा रहा है। पहले इन्होंने 370 को टारगेट किया, कश्मीर में बताया कि नहीं ये 370 का ऑपरेशन है, ये सही है। सब पूरे देश के लोगों ने इनका साथ दिया। लेकिन 370 के बाद 371 और 372 आदिवासियों की 5वीं अनुसूची के क्षेत्र और आदिवासियों की 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों को टारगेट करे इन्होंने। इसलिए मणिपुर चल रहा है। देश की राष्ट्रपति आदिवासी थी, वो भी महिला। मणिपुर की राज्यपाल थी, वो आदिवासी थी, वो भी महिला। और एक आदिवासी महिला को नंगा घुमाया जाता है इस सड़क पर। कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बुरा नहीं मानना धुर साहब, अपने समाज के गांडू नेता भी कुछ नहीं बोलते हैं। आज अगर वो बच्ची के साथ हुआ है तो यहां पर भी किसी बच्ची के साथ होगा। तुम्हारे पास क्या है? मैं ये संगठन का मालिक हूं, मैं ये संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं फलाना सचिव हूं, मेरे पास मैं अंतरराष्ट्रीय सचिव बना देता हूं। अबे करेगा क्या? जब तक तेरे भेजे में नहीं रहेगा तू लड़ाई कैसे लड़ेगा? आज अपने बच्चों को सामाजिक शिक्षा और सामाजिक दीक्षा देने की जरूरत है। आदिवासियों को किसी भगवान की जरूरत नहीं है। आदिवासियों को किसी महाराज की या शंकराचार्य की जरूरत नहीं है। हमारे खून में ईमानदारी है। हमारा आदमी चोरी नहीं करता है, किसी को लूटता नहीं है, दिन भर मजदूरी करता है। लोग, एक कहावत है, अरे सतीश बाबू योगा चल रहा है, रामदेव बाबा की योगा क्लास चल रही है, वहां पे जाओ थोड़ा सीखो। आदिवासी भाई सुबह शुरू होती है, दिन भर में 6 बाय 6 का गड्ढा खोद देती है। एक आदिवासी महिला दिन भर में 6 बाय 6 का गड्ढा खोद देती है। रामदेव बाबा को बोलो ना, वो रामदेव बाबा नहीं रहेंगे, फिर कामदेव बाबा हो जाएंगे। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका सम्मान क्या है? पेपर में आता है आदिवासी महिलाओं का शुद्धिकरण करें। अबे कौन करेगा आदिवासियों का शुद्धिकरण? जो मेहनत की रोटी खाता है उसकी तुम शुद्धिकरण करोगे। आदिवासियों का शुद्धिकरण कोई नहीं कर सकता, वो मालिक है। मोदी जी अगर इस देश के प्रधानमंत्री होंगे तो ठीक है, लेकिन मोदी जी जिस प्रदेश के प्रधानमंत्री है, हम उस देश के मालिक हैं। ये बात अपने दिमाग में डालो कि तुम इस देश के मालिक हो। ये देश तुम्हारा है। तुम मोहनजोदड़ो हड़प्पा के वारिस हो, तुम सिंधु संस्कृति के वारिस हो। अगर पूरे आदिवासी बस्तर में घुस गए ना तो भागने को जगह नहीं मिलेगा किसी को। हमारे लोग, तुम नक्सलियों को मारो ठीक है, कोई बेगुनाह क्यों मरता है? और एक सर्कल चलाई जा रही है, आदिवासी यानी नक्सलवादी और नक्सलवादी यानी आदिवासी। इस समाज को ठप्पा लगाने का षड्यंत्र चालू है। एक बार आपको नक्सलवादी बोल दिए तो गोली मारने की आजादी मिल जाती है। एक षड्यंत्र है। पुलिस वाला भी नक्सलवादी, आदिवासी भी नक्सलवादी, नक्सलवादी भी आदिवासी। गोली किधर से भी चलेगी, मरेगा कौन? ये हालात है। 13-13 साल की लड़कियां जिनके हाथ में किताब होना चाहिए, जिनके पास में पढ़ने के लिए किताब होनी चाहिए, उनके पास
सवाल अपने लोगों के सामने होना चाहिए कि वो जो बच्ची जिसकी उम्र पढ़ने की थी उसके पास में बंदूक कैसे आ गई है। कोई नेता जाके ये बात नहीं करता है, कोई विधानसभा में बात नहीं करता। डरते हैं, किससे डर रहे हो यार? वैसे भी मर रहे हैं और आगे भी मरेंगे। आपका बच्चा क्या बनेगा इसकी गारंटी नहीं है कलेक्टर साहब। आप तो विजन रखते हो लेकिन गारंटी नहीं है कि आपका बच्चा क्या बनेगा। दिन बाय दिन आदिवासियों के गांव खाली हो रहे हैं। जो कुछ नहीं करते उनको गाय खनों के नाम से, गौशाला के नाम से जमीन मिल रही है और आदिवासियों को रोज खाली कर रहे हैं। ये हालात है देश के। कुछ लोग बोलते हैं, बुरा लगता है लोगों को, मैं बिरसा मुंडा की बात कर रहा हूं। बिरसा मुंडा ने सवाल किया था कि गाय हमारी मां है, गाय हमारी माता है तो भैंस का दूध किधर जाता है? अगर गाय मां है तो भैंस बड़ी मां होना चाहिए, क्योंकि वो काली है करके उसको तुम मां नहीं बोलते। अबे मां तो मां होती है। जिसका भी दूध आपने पिए वो तुम्हारी मां हो गई। आदिवासी संस्कृति में भगवान से बड़ा स्थान मां का है, क्योंकि हम संस्कृति वाले लोग हैं। जब धर्म पैदा नहीं हुआ था तब से संस्कृति है इस देश में। धर्म तो 5000 साल पहले पैदा हुआ, आदिवासी संस्कृति तो 20,000 साल पहले पैदा हुई। आदिवासी देश का मालिक है। 2010-2011 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आदिवासी इस देश का पहला मालिक है, पहला नागरिक है। ही द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ही द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया, ही द इंडिजिनस पर्सनालिटी। लेकिन कोई देश का आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी स्टेटमेंट देते हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। कब तक दबाओगे आदिवासियों को? कब तक आदिवासी नेता अपने बच्चों को अपने हाथ से कब्र खोदकर बता लोगे आप? अरे आपके बच्चों की पहचान खत्म हो जाएगी, आपके अधिकार खत्म हो जाएंगे, आपके पास जमीन नहीं रहेगी, कैसे जियोगे आप? अब तो तुम्हारा आरक्षण भी छीन लिया गया है। हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो गया है, निजीकरण हो गया है। कोई सुन नहीं रहा है साथियों। अपने आने वाली पीढ़ी को समझाओ। एक बीमारी देखता हूं मैं गोंड हूं, मैं कंवर हूं, मैं हल्बी हूं, मैं प्रधान हूं, मैं राजकोट हूं, मैं फलाना मारिया हूं। ये जो बातें चल रही है इसको बोलते हैं वैचारिक गांडूगिरी। इसको क्या बोलते हैं? वैचारिक नपुंसकता। अबे साइंस बोलता है आदिवासियों के बारे में। साइंस क्या बोलता है कि आदिवासियों का खून एक जैसा है, उसका डीएनए एक जैसा है, उसकी संस्कृति एक जैसी है, उसके अधिकार एक जैसे हैं, तो समाज भी एक जैसा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के खातिर जाति का नाम लेते हैं। भाई आदिवासियों में कोई जाति का उल्लेख नहीं है। तुम्हारी संस्कृति एक है, तुम्हारा खून एक है, इसलिए समाज भी एक होना चाहिए। ये बातें छोड़ो, मैं कंवर हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, ये गांडूगिरी की बातें छोड़ो। समाज को एक जगह लाओ, अपने आदमी को ताकत दो। तुम्हारी लड़ाई तुम लड़ो, तुमको लड़ना पड़ेगा, जिंदा रहते हुए लड़ना पड़ेगा। बिरसा मुंडा ने बोला था, समाज आर्थिक रूप से, पैसे से, आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो समाज विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है, गुलाम ही मर जाता है। ये छत्तीसगढ़ है, हर एक आदमी के बाद दूसरा आदमी आदिवासी है। यहां पर ये झूठ बोलते हैं कि आदिवासियों की जनसंख्या 1 करोड़ है। मैं बोल रहा हूं 1.5 करोड़ है। इस प्रदेश में 1.5 करोड़ आदिवासी रहते हैं, जिनकी जनसंख्या से उनको जानबूझ के बाहर कर दिया गया। अरे आधे लोग तो हमारे यार दूसरे प्रदेश में जाके बेचारे मजदूरी करते हैं, खाना नहीं मिलता है, मजदूरी नहीं मिलती है, तो मंदिर के सामने जाके बेचारे भूख भीख मांगते हैं। इस देश में जो मेहनत नहीं करता उसको लोग सम्मान देते हैं। अपने समाज के पढ़े लिखे लोग मंदिर में जाते हैं,
से निकालते हैं 1000 रुपए, मंदिर में डालते हैं, वहां पे पंडित जी रहते हैं, उनके भी पैर पड़ता है, 500 उसको देता है। और समाज का आदमी जब उसके सामने आता है, पिता दारू पीता है, अबे वो कितनी मेहनत करता है, पंडित जी के जैसा लूटता तो नहीं है किसी का। जब तक उसका पसीना नहीं गिरता वो रोटी को हाथ नहीं लगाता है। तो सम्मान श्रमिक आदमी का होना चाहिए या गैर श्रमिक आदमी का होना चाहिए। वो किसी भी समाज का रहे, किसी भी जाति का रहे, ब्राह्मण रहे, बनिया रहे, आदिवासी रहे, दलित रहे, ओबीसी रहे, माइनॉरिटी, मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, कोई भी रहे, इस देश में मेहनत का आदमी का आदर होना चाहिए। ये चिल्लर बातों से अपना ध्यान निकालो, अपने बाल बच्चों के लिए तैयार रहो। कल तुम्हारी मांग अगर सरकार मानती नहीं है तो अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए सड़क पे आ जाओ, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ो, संवैधानिक लड़ाई लड़ो। तुमको संविधान ने उतने अधिकार दिया है। कोई बात नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती, अपने समाज पर भी चर्चा करने से डरते हो तुम। अबे समाज है तो तुम है, समाज नहीं रहेगा तो तुम्हारी औकात भी नहीं है कि एक ऑफिसर बन जाओ, मंत्री बन जाओ, विधायक बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। और दुश्मन ने तुम्हारे समाज को ही खत्म करने का षड्यंत्र रच दिया है। इसलिए इस समाज की एकता के दल लो, इसको पुनर्निर्माण करो। नए नए लड़के तैयार हो जाओ, कैडर्स बनो, प्रशिक्षण शिविरों में आओ, मिशन चलाओ, संगठन मत चलाओ। बहुत पहले के 50 संगठन हो गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मिशन चलाओ, समाज को जिंदा रखना चाहते हो तो। समाज पार्टी से बड़ी चीज है भाइयों, हमारे लिए समाज भगवान से बड़ी चीज है, हमारे लिए समाज सब कुछ है। टंडा भील को देखो, खुशी से बोला कि हाँ मैं फांसी के तख्ते पे चढ़ना चाहता हूं। फिर उसको बोला गया कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो बोले आखिर में अपने भगवान को देखना चाहता हूं। तो पूरे अंग्रेज घबरा गए, तुम्हारे भगवान कहाँ है? तो बोले वे 2 लाख लोग खड़े हैं, ये मेरा भगवान है, ये मेरा समाज है। अपनी मां को देखना चाहते हो? नहीं। अपने रिश्तेदार को देखना चाहते हो? नहीं। समाज को देखा, मैं समाज के लिए जिंदा रहा, समाज के लिए मर गया। ये भावना कंटेबिल की थी, फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया उसको। बिरसा मुंडा को 21 साल की 24 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिए। उसकी मां मिलने आई, बोले मैं तू मत रो, मेरे को बहुत सारी मां मेरी रोती हुई दिख रही है, मां तेरे जैसी दिखती है सभी मां मेरे को। अपनी मां से बिरसा मुंडा ने बोला, उसको भी फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिए। टंटा भील को किए, बिरसा मुंडा को किए, गुंडाधुर को किए, बाबूराव शर्मा के को किए, राघोजी भांगरे को किए। अरे हमारे तमाम लोगों ने हंसते हंसते समाज के लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ गए। मैं आपसे पूछता हूं, आपका क्या संबंध था इन लोगों से? आप अपने बच्चों को बोलो कि बेटा महीने बदली 6 महीने की जेल भोग के आ जाओ, जाता क्या? ये लोगों ने आपको अपनी जान दे दी। हमारे असली भगवान ये है, ये रियल भगवान होते हैं। कोई भी भगवान से बड़े भगवान है तुम्हारे लिए। तुम्हारा बच्चा नहीं मरा तुम्हारे लिए, कि तुम्हारा रिश्तेदार भी नहीं था, फिर भी तुम्हारे लोगों, तुम लोगों के लिए ये शहीदों ने जान दिए। ये उनके विचारों पर चलने वाला मिशन है। समाज बुरा नहीं मानना, धूमधाम। अभी मेरे लिए आप साहब है, मेरे भाटो घर में है। ये समाज नेताओं के विचारों से नहीं बच सकता है, ये समाज शहीदों के विचारों से बचेगा। मैं जानता हूं आपको, मैं ध्रुव साहब को इसलिए जानता हूं कि जब मैं यहां मूवमेंट चलाने आया था 2008 में, तो मेरे साथ बाइक में ये आदमी रात दिन घूमता था। ये जमीन का आदमी है, मेरे को विश्वास है कि वो कुछ ना कुछ करेगा। अभी तो आप पे जबरदस्त जवाबदारी दे दी, आप विधायक भी बन गए और कांग्रेस के आदिवासी सेल के अध्यक्ष भी है। आपसे ज्यादा उम्मीद है मुख्यमंत्री से नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सिर्फ नाम का है, काम का मुख्यमंत्री तो बाजू में है सफेद कपड़े में। कितना अफसोस होता है कि इस राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी है, लेकिन उसका
आदिवासियों के पक्ष में नहीं आता है। किससे डर रहे हो तुम? क्यों डर रहे हो? कौन सी बात से डर रहे हो तुम? भाई साहब, आरएसएस से डरने की क्या चीज है? अगर आदिवासियों का नेटवर्क खड़ा हो गया इंटरनेशनल लेवल पर, तो आरएसएस उसका 3 भाग भी नहीं रहेगा। इतनी बड़ी जनसंख्या में आदिवासी लोग पूरे विश्व में है। हमको तुम बोल रहे हो भाई हिंदू, हम कहां हिंदू? किसी आदिवासी ने किसी भगवान का विरोध ही नहीं किया, किसी धर्म का विरोध नहीं करता। हमारे बीच में गलत फहमी पाल रहे हैं, बुरा नहीं मानना। बहुत सारे लोग गोंडी धर्म की बात करते हैं, गोंडी पे बात किया ना, गोंडी पे बड़ किला तो रहेगा। तुम लोग बोलते हैं बड़ा देव और गोंडी में बोलते हैं बड़ा पेड़, सही कि नहीं? किसको आती गोंडी? हाथ उठाओ। गोंडी कौन बोलता है? हाँ, खड़े हो जाओ। थोड़ा 5 मिनट लूंगा, बोल सकता हूं कि नहीं? क्या नाम है आपका? क्या काम करते हैं? अच्छा, गोंडी बोलते हैं थोड़ा बहुत। फड़ा पेन का मतलब क्या होता है? प्रकृति शक्ति है ना, बड़ा देव। लेकिन वो बड़ा देव नहीं है। गोंडी में फड़ा यानी बड़ी, फड़ोर यानी बड़ा। तो ये जो बता रहे हमको बड़ा देव और महादेव को रख देते सामने। अबे आदिवासी महादेव की मां को मानता है। महादेव तो हमारी टीम का कैप्टन है, लेकिन कोच तो उसकी मां है। यानी आदिवासी संस्कृति में महिला का स्थान सबसे बड़ा है। हम अपने संस्कृति की निर्माता महिला है, पुरुष नहीं है। जितने धर्म है दुनिया के वो पुरुषों ने बनाए हैं, लेकिन आदिवासी संस्कृति की निर्माता महिला है। ये मातृसत्तक जीवन जीने वाले लोग हैं। आज भी हमारी घर की मुखिया हमारे बाप के रहते हुए माई है। किसी दिन और आप लोगों से बातचीत होगी। साथियों, जो पढ़े लिखे बच्चे मैं उनसे बताना चाहता हूं, आज आपके हिस्से में संवैधानिक अधिकार है, तो भी आप सुरक्षित नहीं हो। इस देश में सबसे ज्यादा भूख से मरने वाला कौन? आदिवासी। इस देश में सबसे ज्यादा जेल में कौन? आदिवासी। इस देश में सबसे ज्यादा मजदूर कौन? आदिवासी। इस देश में सबसे ज्यादा पिछड़ा कौन है? तो आदिवासी। इस देश में सबसे ज्यादा विस्थापित कौन? तो आदिवासी। इस देश में किसकी मां बहनों में सबसे ज्यादा बलात्कार होता है? तो आदिवासी। क्या हुआ भाई? केवल इसी समाज को टारगेट क्यों कर रहे हो? बाकी भी तो है। इनकी नजर साथियों तुम्हारी जमीन पर है, इनकी नजर तुम्हारे जंगल पर है, क्योंकि उसके नीचे से सोना है, कोयला है, खान है। ये आदिवासी आदमी को उसका मुआवजा भी देना नहीं चाहते, उसको हटा देना चाहते हैं। अरे पहले इस समाज के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो करो कि उस समाज के आदमी को नौकरी मिले। नौकरी के नाम पर तुमको काम देते हैं साथियों। 300 रुपए रोज, 250 रुपए रोज ग्रेजुएट लड़के काम कर रहे हैं। जाओ गढ़चिरौली में देखो, अभी बस्तर में माइनिंग होगी, वहां भी देखो। 300 रुपए रोज में नौकरी है क्या? नौकरी अलग होती है, काम अलग होता है। छत्तीसगढ़ के 70% आदिवासी लोग दूसरे प्रदेश में जाके गड्ढा खोदने का काम करते हैं। भैया अब गड्ढा खोदने की भी मशीन निकल गई है, वो भी काम तुमको नहीं मिलेगा। गड्ढा खोदने की भी मशीन निकल गई है, यानी गड्ढा खोदने का भी काम नहीं मिलेगा। तो जिंदा कैसे रहोगे रे बाबा? कौन करेगा तुमको जिंदा? कहां है बड़ा देव? कहां है बड़ा पेन? भगवान जिंदा नहीं रखेगा, तुमको खुद को जिंदा रहना पड़ेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपने बच्चे को बताओ कौन है बिरसा मुंडा, उसको बताओ कौन है टंटा भील, बाबूराव शर्मा के कौन है, गुंडाधुर कौन है, वीर नारायण कौन है, उसको बताओ। उसको ये रामायण महाभारत ये चीजों से उसकी जिंदगी का कुछ लेना देना नहीं है।
उसके अधिकार भारत के संविधान में दफन है, उसको निकालो, मांगो। मरोगे ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये ऐसा तड़प तड़प के मरने से अच्छा है लड़ लड़ के मर जाओ। लड़ाई दिमाग से भी होती है, कलम से भी होती है, विचारों से भी होती है। अपने समाज को, अपने आने वाली पीढ़ी को जिंदा रखने के लिए जो कर सकते हो साथियों, वो है केवल सामाजिक मिशन। ध्रुव जी, आप भले विधायक बन गए होंगे, लेकिन अपने वाली पे आ जाओ। समाज बचेगा तो सब बचेगा। पार्टी बड़ी नहीं है, समाज बड़ा है। जितने विधायक है, मैं ध्रुव जी को इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं जानता हूं वो आदमी अपने वाली पे आ ही जाएगा। वो बाइक से घूमेगा। कैडर है वो, मिशन का कैडर है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो नीचे से आए हैं, जो जमीन से अपने समाज को भूले नहीं है, उन लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, भैया सब लोग मिलकर मिशन चलाओ और ये गांडूगिरी छोड़ो। ये गोंड है, ये प्रधान है, ये कंवर है, ये हल्बी है, तो उसको पहला सवाल पूछो, तेरा डीएनए मेरा डीएनए एक है कि नहीं। दूसरा सवाल पूछो, तेरी संस्कृति मेरी संस्कृति एक है कि नहीं। तेरे अधिकार मेरे अधिकार एक है कि नहीं। तो तू और तेरा समाज और मेरा समाज एक है कि नहीं। तो ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं? पूरे विश्व के आदिवासियों का डीएनए एक जैसा है। भारत के आदिवासियों का तो प्रूव हो गया अभी कि इनका डीएनए एक जैसा है। और यहां के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग उनके वंशज है। कुछ ब्राह्मण भी है आदिवासियों के वंशज, वो डीएनए से समझ जाते हैं। आप लोग एक बड़ी नींव रख रहे हो यहां पर, सामाजिक नींव रखो। ये नाचना गाना चलता है, नाचो, लेकिन जिस जोश से तुम नाचो उसी डबल जोश से लड़ने की भी तैयारी करो। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं भैया, मैं भी ऐसे इंजीनियर था तुम्हारे जैसे। मैं भी बहुत गरीब परिवार से निकला। मैंने भी जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा, लेकिन जब तकलीफ देखा मैंने, तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ा। मैं इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ा और समाज के लिए निकला। मैं आज एक नहीं, भारत के 28 राज्यों तक के आदिवासियों के बीच में गया। मेरे भाइयों, ये जो बच्चे हैं, ये आने वाली पीढ़ी के बच्चे हैं। सही बात बोल रहे थे जनक जी। किसी ने पूछा, पर तू इस समाज का, जिस समाज में तू जी रहा है और मरने वाला है, उस समाज का चालक कौन है? किसी ने तुमसे पूछा कि जिस समाज में तुम जीने और मरने वाले हैं, उस समाज का मालक कौन है? चालक, मालक और पालक। किसी की गाड़ी भी रहती है तो उसका चालक, पालक और मालक रहता है, लेकिन ये समाज किसके भरोसे चल रहा है? कौन है इस समाज के लिए लड़ने वाले लोग? कौन है इस समाज के लिए सोचने वाले लोग? जब तुमसे सवाल करेंगे तो तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि यह लोग पार्टी के लिए जी रहे हैं, संगठन के लिए जी रहे हैं, बस समाज के लिए जीने की बात कब करोगे तुम? यह विश्व आदिवासी दिवस इसलिए मनाया जा रहा है साथियों कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सामाजिक जल जमीन जंगल की लड़ाई लड़े आदिवासियों ने। विश्व के 3 करोड़ आदिवासी मारे गए, 3 करोड़ आदिवासी मरे। इतनी बड़ी संख्या में कोई विश्व युद्ध भी हुए, उसमें भी लोग नहीं मरे, लेकिन अकेले भारत में 1.5 करोड़ आदिवासी इसके लिए मारे गए। 3 करोड़ में से, विश्व के 3 करोड़ आदिवासियों में से अकेले 1.5 करोड़ भारत के आदिवासी थे। अरे हर 2 परिवार के बाद में हमारा एक परिवार स्वतंत्र सेनानी है, लेकिन इस देश में जिसने उंगली नहीं कटाया उसको स्वतंत्र सेनानी का सर्टिफिकेट मिलता है। वे आदिवासियों की तो पूरी कौम की कौन स्वतंत्र सेनानी है? हमको कोई बता नहीं सकता राष्ट्रवाद वगैरह। तो देश हमारा था, हम तो यहाँ की जमीन से मरे हुए, इस जमीन पर हमारा खून है, हमारे पूर्वजों का खून है। हमको क्या स्वतंत्रता बता रहे? राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। जितनी कुर्बानी आदिवासियों ने की है उतनी किसी ने नहीं किया भारत में। 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है।
मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं। ये लोग राष्ट्रवाद बताते हैं। बिरसा मुंडा ने बोला था साथियों, जिसकी जमीन उसका देश। ये देश भी जिस जमीन पे खड़ा है वो आदिवासियों की है, इसको मानना ही पड़ेगा। ये कितना भी छुपा लेंगे, आप किताब बदल सकते हो, जमीन नहीं बदल सकते। आप किताबों का इतिहास बदल सकते हो, लेकिन जमीन का भूगोल नहीं बदल सकते। उसका कोई तंत्र नहीं है, सच्चाई तो कुदरत बताता है। आप लोग इतने अच्छे दिन अपने बाल बच्चों के साथ में बच्चे लोग आए हैं। बेटा अपने समाज की नींव रखो, जियो तो अपने समाज के लिए, मरो तो अपने समाज के लिए। ये देश तुम्हारा है, देश तो तुम्हारे पीछे रहेगा ही, देश के साथ भी रहना है, लेकिन समाज को जिंदा रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए भगवान काम का नहीं है, इस देश में समाज काम का है। तुम्हारे लिए जितने भी अधिकार संविधान में दिए गए वो सामाजिक है। अगर हमारे संवैधानिक अधिकार सामाजिक है तो हमारे विचार कैसे होना चाहिए? सामाजिक होना चाहिए। अगर हमारे विचार सामाजिक है तो संगठन कैसा होना चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, और मौत कैसी होनी चाहिए? छोटी सी बात है। मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मैं आप तमाम लोगों के बीच में आया हूं। दादा आप लोगों का मैं समय नहीं लूंगा, मैं खुद लेट आया हूं, उसके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन आप अगली बार बुलाएंगे तो ऐसे कार्यक्रमों के लिए नहीं बुलाना। आप अगली बार भेजा निर्माण करने के लिए बैठेंगे, गुप्त बैठकें करो, अपने बच्चों को ट्रेनिंग दो। और ये तुम्हारी जवाबदारी है धुर साहब। अरे विधायक छोड़ो ना जी, उससे बड़ा पद है तुम्हारे पास, सामाजिक पद है। पूरा समाज तुमको आशा की नजर से देखता है। जिसको मालूम है कि तुम जमीन से आए हो, वो आदमी को बहुत उम्मीद है आपसे। तो समाज के लिए आप ये मिशनरी काम शुरू कर दो। थोड़ा बहुत इधर उधर से किसी को भी लोट लपेट करके पैसा लाओ, इनके हिस्से में दे दो। सब करते हैं। कंडा भील ने डकैती किया समाज के लिए, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों को लूटा समाज के लिए, रामोजी भांगरे तो पूरी ट्रेन की ट्रेन लूट लेता था समाज के लिए। आप भी कुछ ऐसा करो। हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है। क्या धुर साहब ने ठेका लिया है? अपन ने करना चाहिए, हर आदमी ने करना चाहिए। अपनी मेहनत का 10% पैसा समाज के लिए दो। अरे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की इतनी संख्या है कि अगर 1 रुपए रोज भी डाला हो तो 1 करोड़ रुपए तुम्हारे समाज के पास रोज जमा हो जाएगा। समझ रहे? अगर एक आदिवासी ने 1 ड्रम पानी डाल दिया ना तो छत्तीसगढ़ में बाढ़ आ जाएगी। इतनी मजबूत ताकत है तुम्हारी, इतनी बड़ी जनसंख्या है, और हम दूसरों के सामने दे रहे, भीख मांग रहे हैं। मैं बीच में एक आंदोलन में गया था, हमारे समाज में पारधी लोग भी आते हैं, वो हमारे आदिवासी भाई है। मैं बॉम्बे में गया तो वो सब लोग पकड़ लिए, पत्रकार लोग। सतीश मैडम तुम किधर? मैं पहले डरता हूं पत्रकार लोगों से। भैया तुम नेता लोगों की तरफ जाओ, सफेद कपड़े देखो, मेरे की तरफ मत देखो। तो वो मेरे को बोले यार ये अलग टाइप का आंदोलन है। मतलब क्या हो गया? मैं गया उस आंदोलन में, तो वो लोग क्या मांग रहे थे मालूम है? भीख मांगने का लाइसेंस मांग रहे थे। यहां गए आदिवासियों की हालत, जो किसी समय इस गोंडवाना के राजा थे, आज बेचारे भीख मांगने का लाइसेंस मांग रहे हैं। कहां गए समाज का पढ़ा लिखा वर्ग? कहां गए समाज के नेतागण? ये समाज वैचारिक रूप से लावारिस हो गया भाइयों। हमको बाबा साहब का आदर्श लेना पड़ेगा, हमको महात्मा फुले का आदर्श लेना पड़ेगा, हमको शिवाजी महाराज का आदर्श लेना पड़ेगा, संभाजी महाराज का आदर्श लेना पड़ेगा। महात्मा लिंगू को धर्मगुरु मत बनाओ, वो साइंटिस्ट था, वो धर्मगुरु नहीं था, ये चिल्लर पोस्ट है। वो साइंटिस्ट था, उसने वैज्ञानिक तौर से आदिवासी संस्कृति को समझाया और समझाया। किसी दिन हम लोग मिल के बात करेंगे। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जातिवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद, इससे दूर जाओ। केवल
समाज और समाजवाद के लिए आप लोग जियो, यही हमारे समाज के लिए अंतिम ये रहेगी। साथियों मेरे साथ सर आप झारखंड से आए हैं, मैं 2 मिनट में मेरा खत्म कर दूंगा आपके लिए। रुकिए आप। इनका जोरदार तालियों से स्वागत करो भाई। माफ करना, मेरे को ऐसा बोल देते मैं नहीं करता। तो आने वाले समय में किसी टाइप का ये व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, संगठनवाद, जातिवाद, पूंजीवाद, ये सब नहीं होना। केवल समाज और समाजवाद के बारे में बात करेंगे। सब लोग मिलके मेरे साथ नारे देंगे। मैं बोलूंगा बच्चे को सिखाना है, आपको बोलना है आदिवासी को बचाना है। बच्चे को सिखाना है, जम के बोलो। बच्चे को सिखाना है। मैं बोलूंगा जो जमीन सरकारी है, आपको बोलना है वो जमीन हमारी। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, मैं बोलूंगा बिरसा मुंडा ने पुकारा है, आपको बोलना है भारत देश हमारा। बिरसा मुंडा ने पुकारा है, बिरसा मुंडा ने पुकारा है। मैं बोलूंगा सरकार देश की चालक है, आपको बोलना है आदिवासी देश का मालक है। सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालक है। सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालक है। साथियों किसी दिन हम मिलेंगे। मैं माफी चाहता हूं, मेरी वजह से कुछ मेहमान लेट हो गए। किसी दिन हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, एक अच्छा संगठन निर्माण करो। आयोजक कमेटी को मेरी एक सलाह है और हाथ जोड़ के विनती है, आप मिशन के लिए काम करो। कोई दूसरा पर्याय नहीं है आपके पास। मरता क्या नहीं करता, याद रखना। ये हमारी, सुन लो, ये दिमाग में डालो, ये हमारी आखिरी पीढ़ी द्वारा आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़े जाने वाली आखिरी लड़ाई है। ये हमारी आखिरी पीढ़ी द्वारा आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। इसको किसी भी हाल में जीतना पड़ेगा, नहीं तो अपना समाज खत्म हो जाएगा। पहले आदिवासियों को मूल निवासी बोलते थे, फिर आदिवासी बोलने लग गए दादा, अब वनवासी बोल रहे हैं, 2 साल बाद स्वर्गवासी बोलेंगे। यानी तुम्हारा कार्यक्रम पूरा तैयार है, तुमको खत्म करने के लिए लोग तैयार है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे अधिकार और तुम्हारा इतिहास, ये सब खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। आप लोग अपने आप को जगाओ, अपने बीच की आदिवासियत को निकालो बाहर और समाज जोड़ो अभियान चलाओ। किसी दिन हम लोग मिलेंगे। इतना ही मैं आपसे बोलता हूं और आपसे रजा लेता हूं। जय आदिवासी।